जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से अध्ययन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हमारे प्रोनाउन की दूसरी सीरीज है। विजेता सीरीज में आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोनाउन के दूसरे पार्ट को। ठीक है, तो जब दूसरे पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो आइए जो कॉन्सेप्ट्स हमारे छूटे रह गए थे अभी प्रोनाउन के, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आज का जो दिन है आपका वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और आज जो है हम बिल्कुल भी आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस, बस यही करने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, आज जो हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का क्या है, पार्ट 2। यानी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के कुछ कॉन्सेप्ट जो रिमाइंडर हैं, अभी जो बचे रह गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये कह रहा है आई रिफ्रेश्ड माई सेल्फ बाई अ कप ऑफ टी। आई रिफ्रेश्ड माई सेल्फ, तो एक चीज और देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूं अपने आप को। ठीक है, बाई अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये सेंटेंस जो है वो सही होता अगर यहां पे माई सेल्फ की जगह क्या होता, सेल्फ होता। क्या होता, सेल्फ होता। सेल्फ होता तो यहां पे क्या, सेल्फ होता ना, तो यहां पे क्या लिखना पड़ता, बाय नहीं बल्कि क्या होता, विथ होता, तब तो ये सही होता। यानी ये सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, और यहां पे जो माई सेल्फ लिखा उसकी जगह सेल्फ होता, और सेल्फ के साथ क्या क्या चाहिए होता था, विथ प्रेपोजिशन चाहिए, बाय नहीं। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया वो तो हो गया गलत। ठीक है, इसके साथ क्या, विथ प्रेपोजिशन आना चाहिए था, जो कि आया नहीं। अब आया नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम आते हैं ये वाला ऑप्शन तो गलत, यानी जो लिखा हुआ है वो गलत है, तो ये वाला भी ऑप्शन होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो अब हम देखिए क्या करेंगे, वॉज रिफ्रेशिंग। तो भाई साहब जब वॉज रिफ्रेशिंग लिखेंगे तो ये भी एक्टिव वॉइस में तो होगा, तो फिर यही वाली कहानी इसके साथ भी बन जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ये भी एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, वॉज रिफ्रेश्ड, वॉज रिफ्रेश्ड बाई अ कप ऑफ टी। क्यों, क्योंकि देखिए ये सेंटेंस है एक्टिव में, एक्टिव में लिखा हुआ है, तो उसके साथ बाय नहीं बल्कि क्या लिखना पड़ेगा, विथ लिखना पड़ेगा। गलत हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, पैसिव में करना पड़ेगा। और पैसिव में याद रखिएगा कि पैसिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। पैसिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। पैसिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पैसिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज है वो नहीं किया जाता है। वी डोंट यूज पैसिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ये एक्टिव, ये एक्टिव, एक्टिव में यहाँ पे बाय लिखने की वजह से गलत हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ही होगा। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले कुछ सीखेंगे नया, उसके बाद हम बढ़ेंगे इसमें आगे। क्या कह रहा है नया, अब अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र आया तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हम इसको यूज कब करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एज द बेयर माउंटेन्स टर्न्ड ग्रीन द पीपल फाउंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कह रहा है अब एज द बेयर माउंटेन्स ऑफ द as the bare mountains turned green, the people found looking forward to spring। ठीक है, लोग जो है वो क्या करने लगे, देखने लगे, मतलब किसको, स्प्रिंग को। अब एक चीज और देखो, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बेसब्री से राह देखना। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर हमें इसको सीखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जान लीजिए होता क्या है। ये सेल्फ वाले जितने भी प्रोनाउन हैं, क्या, सेल्फ वाले जितने भी प्रोनाउन हैं, सेल्फ वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेल्फ वाले, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ये सारे सेल्फ वाले जितने प्रोनाउन हैं, सेल्फ और सेल्फ्स वाले प्रोनाउन को हम किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया, सेल्फ वाले सारे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब व्हेन डू वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, तो जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो करते हैं ना वो ऐसे करते हैं,
कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ठीक है, और बीच में क्या आ गई, वर्ब आ गई, ठीक है, और यहां पे जो हमने क्या यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है और ऑब्जेक्ट भी गलती से फर्स्ट पर्सन का आ गया, तो यहां पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं, अब यहां पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, कट आई कट मी। तो देखो आई कट मी, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, कट हमारा वर्ब हो गया, और यहां पे जो मी लिख दिया ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखा जाए तो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और ये जो मी है वो कौन सा पर्सन, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन। तो जब ये दोनों पर्सन सेम हो गए ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी यूज करेंगे जब सब्जेक्ट भी सेम पर्सन, ऑब्जेक्ट भी सेम पर्सन, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। मी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा माई सेल्फ। आ रही बात समझ में क्लियरली? अगर यहां पे यू होता है, यू कट यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू कट यू, दोनों सेकेंड पर्सन, तो योर सेल्फ हो जाता। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन पे आइए। कह रहा एज द बेयर माउंटेन्स टर्न ग्रीन द पीपल फाउंड। देखो द पीपल फाउंड बोल रहा है ना, फाउंड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये देख रहे हैं पीपल हैं, तो यहां पे भी क्या होंगे, पीपल ही होंगे। तो यहां पे जो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, योर सेल्व्स। क्या लिखना पड़ेगा, योर सेल्व्स। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है दोनों क्या हो जाएंगे, सेकेंड पर्सन, सेम पर्सन हो जाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों, देयर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि देयर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा देयर लिखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि भाई यहाँ लुक फॉरवर्ड टू आ रहा है, इसलिए नहीं लिख पाएंगे। दे लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये वर्ब आया हुआ है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये भी नहीं लिख पाएंगे, ये तो कहीं से नहीं होगा। तो बच्चा क्या, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है पुट यू इन योर पोजिशन, पुट यू इन योर पोजिशन एंड यू वुड रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। मतलब आप जो हैं मेरी जगह रख के देखिए अपने आप को, तब आपको पता चलेगा कि हमारे प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्या होती है। एक्चुअली देखो जीवन में ना, एक छोटी सी ज्ञान की बात कर लेते थोड़ा सा, कि आदमी जो होता है ना, उसको अपना कोई चीज पसंद नहीं आता भाई, उसको हमेशा दूसरों की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, जैसे दूसरों की जो जॉब होती है हर किसी को अच्छी लगती है, ठीक है, दूसरे की जो बीवी होती है वो सबको अच्छी लगती है। अपनी वाली बीवी चाहे जन्नत की परी हो, फर्क इससे नहीं पड़ता, क्या है, अच्छी दूसरी वाली लगनी है। आ रही बात समझ में? और हाँ एक चीज और है, अपना जो बच्चा है वो चाहे जैसा भी है, काना काना कलूटा चाहे जो भी हो, उससे प्यारा किसी का बच्चा ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो बच्चा अपना सबसे प्यारा और बीवी अपनी कितनी भी खूबसूरत हो तो क्या होती है, दूसरे को हम बोलते हैं कि नहीं यार इसकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो होता क्या है कि हमेशा जो लोग होते हैं ना, वो अपनी चीजों को ज्यादा सामने वाली चीजों को तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां लिखा हुआ पुट, तो एक बात और समझ लेना, कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, वर्ब से स्टार्ट हो जाए, तो कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट हो जाए, किससे स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो किससे, वर्ब से, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है ना बच्चा, वो हमेशा क्या होता है, यू होता है। कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से शुरुआत होता है तो वो हमेशा क्या होता है, यू होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये ना बन जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बन जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। तो भैया जब वर्ब से अगर शुरू हो गया, तो वर्ब से शुरू हो गया तो इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू होता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ये लिखा हुआ है पुट, पुट वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट भी सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है तो कौन सा प्रोनाउन, अभी बताया था थोड़ी ही देर पहले, तो बताया था क्या प्रोनाउन, कौन सा, रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे यू की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा योर सेल्फ। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगले पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही absented फ्रॉम द मीटिंग, ही absented फ्रॉम द मीटिंग। अब क्या करेंगे भैया, तो देखो कुछ वर्ब्स होती है, ध्यान से समझ लेना। वर्ब कौन कौन सी होती है, absent, प्रेजेंट, absent, प्रेजेंट,
पुट, अवेल, एटसेट्रा। ये वर्ब्स ऐसी हैं, ठीक है, ये वर्ब्स ऐसी हैं कि इनके बाद इंजॉय भी आती है, इंजॉय, ठीक है, इंजॉय। ये वर्ब जो लिखी गई हैं, ये वर्ब ऐसी हैं कि इनके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। क्या है? ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ पा रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दीजिएगा, ठीक। अगर इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट आया तब तो अच्छी बात है, नहीं आया, ठीक है, तो क्या लिखना है? फिर हमें लिखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लिखना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आ रही बात समझ में? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो। आइए क्वेश्चन देखिए, ही अब्सेंटेड लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ, फ्रॉम हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन है ना, ऑब्जेक्ट कहां गया? इसका नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ। तो देखिए हिमसेल्फ जिसमें होगा वही सही हो जाएगा आंसर, ये होगा नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी वाला हो जाएगा, 4 का बी। अब एक चीज और देखो यार, 4 का बी तो सही है, साथ साथ ए भी सही है। रीजन क्यों सही है ए, ये भी जान लो। देखो रीजन जानिए कि ए क्यों सही है। बी तो सही है ही है, कुछ ना आए तो हमें क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ता है। अब देखिए दूसरी साथ समस्या ये है ना कि यहां पे देखिए कि जो अब्सेंट होता है, अब्सेंट, अब्सेंट जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो जब अगर एडजेक्टिव होगा ना ऑब्जेक्ट, अब्सेंट अगर एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है? प्रेपोजिशन लिखना पड़ता है, ठीक। अब अगर अब्सेंट वर्ब हो गई, अब्सेंट अगर वर्ब हो गई, ठीक है, तो वर्ब हो गई तो इसके बाद हमेशा क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अरे बात समझ में? तो भैया ऑब्जेक्ट लिखेंगे तब तो ठीक, ये वर्ब हो गई। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देंगे। लेकिन अगर ये क्या बना, अब्सेंट अगर एडजेक्टिव हुआ तो इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रेपोजिशन। अब एक चीज और देखो, ये कब बनेगा? अब्सेंट बनेगा कब? एडजेक्टिव। तो भाई देखो, जब कभी भी बी की फॉर्म्स के बाद, बी की फॉर्म से बाद अगर अब्सेंट आता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। कैसे? बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? तो बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। इनमें से किसी के भी बाद अगर ये आ गया अब्सेंट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ये बीइंग नहीं, बीइंग तो हम पैसिव में यूज करते हैं, बाकी इनमें से किसी के भी बाद अगर आ जाए तो, ठीक है। तो देखिए वॉज क्या है? बी की ही तो फॉर्म है और उसके बाद ये क्या आया? एडजेक्टिव। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो ए वाला भी करेक्ट है और बी वाला भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट मान सकते हैं। अगला पे आ जाइए, आगे क्या कह रहा है? ट्राई टू अवेल योर सेल्फ। तो देखो ये तो बढ़िया है, अभी हमने पढ़ा था तुरंत रिसेंटली कि ट्राई टू अवेल। अवेल ऐसे वर्ब है जिसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं आ गया तो क्या यूज कर पाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर पाएंगे। यही तो हम बताए थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे। लेकिन एक बात ये भी तो है यार कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अवेल के साथ ना, अवेल के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन भी आता है। क्या होता है? अवेल के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अवेल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन भी आएगा और करेक्ट आंसर ऑफ किस में? सी वाले में। तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही एंजॉयड एवरी मच, एवरी नहीं वेरी मच है, सॉरी, he enjoyed very much. Last summer he went to his uncle's village and he enjoyed very much. एक बात बताओ, अभी तो मैं बताया था कि enjoy जो हमारी वर्ब होती है इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ऑब्जेक्ट आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आरपी यूज करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो enjoyed के बाद तो है नहीं। यहां क्या लिखा हुआ है? he enjoyed, तो क्या हो जाएगा यहां पे? हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? माई सेल्फ राजेश मेहता। बहुत बढ़िया, आगे समझो। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है,
ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये क्या होता है? ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ये हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है। ये हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही होता है। तो जब अगर ये ऑब्जेक्ट होता है तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता कभी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ये नहीं होता। अब आइए क्वेश्चन पे, कह रहा माई सेल्फ राजेश मेहता, तो माई सेल्फ भैया सब्जेक्ट कैसे बनेगा? ये तो गलत हो गया। बोलते ना माई सेल्फ राजेश मेहता, तो भाई साहब माई सेल्फ राजेश मेहता गलत होता है। माई सेल्फ कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो नहीं बन सकता तो गलत हो गया। तो हम कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते भी हम लोग क्या बोलते हैं? माई सेल्फ समीर। तो अगर मैं बोलता हूं कि माई सेल्फ समीर, तो दिस इज रॉन्ग एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट द राइट सेंटेंस। हमें क्या बोलना पड़ेगा? या तो हम आई एम बोल लें, या फिर हम क्या बोलें? माई नेम इज बोल लें, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज बोल सकते हैं, दिस इज समीर सिंघानिया आई कैन यूज। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? माई सेल्फ राजेश मेहता, तो यहां पे माई सेल्फ की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? आई एम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम राजेश मेहता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, माई सेल्फ इन गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ संडे। माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ संडे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं कह रहा हूं माई सेल्फ एंड गोपालन, तो माई सेल्फ क्या हो गया? ये तो ऑब्जेक्ट होता है, ये एंड हो गया, और ये गोपालन हो गया। गोपालन यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जो विल टेक केयर लिखा हुआ ये हमारा क्या है? ये तो वर्ब हो गया। तो एक सबसे मजेदार बात कि जब हम एंड से कोई चीज कनेक्ट करते हैं, जब हम कोई चीज एंड से कनेक्ट करते हैं तो दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना, सब्जेक्ट ही होना चाहिए। यानी जब कभी भी एंड से कोई चीज कनेक्ट करते हैं तो अगर इधर हम सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं तो इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट ही होगा। अगर इधर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इधर भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अगर इधर हम एडवर्ब लिख रहे हैं तो इधर भी क्या होगा? एडवर्ब ही होगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, यानी कभी भी एंड हमेशा सेम चीजों को कनेक्ट करता है। तो भाई देखो, विल आया हुआ है तो ये तो सब्जेक्ट होगा, तो भाई जब ये सब्जेक्ट होगा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और अभी हमने पढ़ा है कि माई सेल्फ सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो माई सेल्फ का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? आई होता है। तो क्या लिखेंगे? आई एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ संडे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ, तो सेम चीज है जैसे पहला वाला क्वेश्चन वैसे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सॉ हमारी वर्ब हो गई और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है और ये होना चाहिए सब्जेक्ट, है ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्या करेंगे? इसको गलत काटेंगे और यहां पे क्या कर देंगे? आई कर देंगे। ठीक है, रुस्तम एंड आई। अगला क्वेश्चन, इफ आई वर, क्या है? इफ आई वर। तो देखियो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसमें ना दो तीन चीजों का ध्यान देते हैं। दो तीन चीजों का ध्यान ये हम देते हैं कि जब कभी भी, दो तीन चीजों का ध्यान ये देते हैं कि जब कभी भी बी की फॉर्म, क्या है? बी की फॉर्म, अभी मैंने बताया था क्या क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन। इनमें से किसी के भी जब ये मेन वर्ब का काम करें, क्या है? जब ये मेन वर्ब का काम करें तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो शब्द आता है, ठीक है, वो क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? इसके बाद जो वर्ड आएगा, इसके बाद, इसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या है? सब्जेक्टिव केस आएगा। आ रही बात समझ में? इसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहां देखो, इफ आई वर, तो वर जो है यहाँ पे बी की फॉर्म है और मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी वर्ब भी नहीं दी है। जब ये मेन वर्ब दी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या चाहिए हमें? यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस। अब अगर सब्जेक्टिव केस है तो होना कौन सा चाहिए भाई? सब्जेक्टिव। देखिए हे, ही ऑब्जेक्ट होता है, देम ऑब्जेक्ट होता है, वन आएगा नहीं। ठीक है, क्या है? ही। वन तो तभी आएगा ना जब वन फैमिली का होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे फिर से देखिए, इट इज यहाँ पे क्या है? इज यहाँ पे है मेन वर्ब। अब अगर ये मेन वर्ब है, क्या है? अगर ये मेन वर्ब है तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद आना चाहिए सब्जेक्टिव केस। जो भी आएगा वो क्या आना चाहिए?
सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट में क्या है, हिज नहीं है, हिम नहीं है, हिमसेल्फ नहीं है, बचा क्या, ही। ठीक है, अब आसान आसान से क्वेश्चन है, करना फटाफट। आगे देखिए, इट वॉज देम अगेंस्ट हुम फिंगर वॉज रेस्ड। इट वॉज देम अगेंस्ट हुम, ठीक है, वो वही है जो क्या है, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, फिंगर को रेज किया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखा जाए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि दो जो क्वेश्चन अभी हमने पहले डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड ये भी है। क्या है, उसी पे बेस्ड ये भी है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, उसी पे बेस्ड है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए, ये वॉज है, वॉज क्या है, मेन वर्ब, और बी की फॉर्म भी है। तो बी की फॉर्म के बाद हमें क्या यूज करना पड़ता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, दे होता है मेरे बच्चे, दे। तो करेक्ट आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्या कह रहा है, इट इज अनफेयर टू एक्सेप्ट, इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू टेक अ डिसीजन in this matter because I am unaware of the exact nature of the transaction। आ रही बात समझ में, it is unfair to expect, या unfair है expect करना, myself to take a decision in this matter because I am unaware of the exact nature of the transaction। ठीक है, तो भाई साहब अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार ध्यान से समझिए। एक्सपेक्ट तो ठीक है, एक्सपेक्ट क्या है, ठीक है, और हमको पता है कि जो एक्सपेक्ट है वो क्या है, अगर ठीक है, ठीक है, एक्सपेक्ट अगर ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू टेक। अच्छा एक बात और देखो, माई सेल्फ टू टेक क्यों होगा भाई, यहां पे देखो माई सेल्फ क्यों गलत है, माई सेल्फ इसलिए गलत है मेरे दोस्त कि देखो ये माई सेल्फ यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको पता है कि ये क्या है, जब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो समझना बात को थोड़ा सा। ठीक है, तो जब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को क्यों, ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हम तभी यूज करते हैं ना जब ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों का पर्सन सेम हो। तो देखा जाए तो ये इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो भाई जब पर्सन ही सेम नहीं है तो ये कहां से हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। अब अगर ये गलत हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट। ठीक है, अब मी टू टेक। ठीक है, अब देखो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा नहीं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मी टू टेक, क्या हो जाएगा, मी टू टेक अ डिसीजन। आ रही बात समझ में, मी टू टेक अ डिसीजन, कुछ नहीं करना, यहां से माई सेल्फ की जगह मी कर देंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई, except for you and I, everyone brought a present to the party। except for you and I मतलब तुम्हारे और मेरे अलावा हर कोई जो है ना क्या लेके आया, गिफ्ट लेके आया पार्टी में। जनरली पार्टी में लोग जाते हैं तो गिफ्ट विफ्ट लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे और तुम्हारे अलावा, क्यों, क्योंकि हम ही दो लोग गरीब थे तो इसलिए हमारे और तुम्हारे अलावा और बाकी सारे लोग हैं जो क्या करके आए, गिफ्ट लेके आए। ठीक है, आइए समझे फिर क्वेश्चन को। देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे, एक्सेप्ट फॉर यू। तो ये देखो फॉर जो है ना बच्चा, ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। क्या है, फॉर जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन। और हमको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद जो अगला शब्द आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और यहां देखो एंड से कनेक्ट भी है, तो जब एंड से कनेक्ट है तो ये जो होगा वो ये भी होगा। यानी ये देखिए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये आया तो ये क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, ये भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आई नहीं होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंड मी हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें आंसर होगा वही हमारा हो जाएगा। तो देखिए यू ये वाला होगा नहीं क्योंकि आई दिखा हुआ है, इसमें भी होगा नहीं। आगे क्या है, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। ये जो रूल है ना, ऐसे रूल्स हमारे और तुम्हारे पे अप्लाई नहीं होते हैं। मतलब गिफ्ट ले जाने वाली बात है ना, गिफ्ट सब लेके आते हैं, हमारे पे ये सब अप्लाई नहीं होता, हम लोग गिफ्ट विफ्ट नहीं लेके जाते। ठीक है, तब क्या करेंगे भाई, जब ऐसा नहीं है तो, जब ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है।
ऑप्शन क्या है, सेम क्वेश्चन है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू इज द preposition and you know we use after preposition we always use objective case. You is the object but here I is not the object, I is the subject. तो क्या करेंगे फिर, I अगर सब्जेक्ट है तो इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बनाएंगे क्या, मी, और मी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है बिटवीन यू एंड आई। देखो बिटवीन जो होता है ना बच्चा, बिटवीन जो है वो होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है, ये होता है प्रेपोजिशन। तो जब हमको पता है कि जो बिटवीन प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो देखो यू तो ऑब्जेक्ट है, समझ में आता है, आई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, तो क्या बना देंगे, मी बना देंगे। ठीक है, अगला आ जाइए 17। इट इज द डॉक्टर, इट इज द डॉक्टर हु सजेस्ट न्यू मेडिसिन्स। देखो इट इज द डॉक्टर हु सजेस्ट न्यू मेडिसिन्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जान लीजिए, क्या जानना है वो समझ लीजिए। देखो है क्या, हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और ये जो एंटीसीडेंट होता है ना बच्चे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व पद या फिर बोलते हैं पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं, पूर्व पद या फिर पूर्ववर्ती। आ रही बात समझ में, पूर्ववर्ती या पूर्व पद। अब ये जो एंटीसीडेंट होता है और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम एक वर्ब यूज करते हैं, तो ये जो वर्ब हम यूज करते हैं ना वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो यहां पे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि जो हम ये वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब भी क्या यूज कर लेंगे, प्लूरल यूज कर लेंगे। आ रही बात समझ में, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम एंटीसीडेंट के रिलेटिव प्रोनाउन के जो बाद वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझ लें। कह रहा है इट इज द डॉक्टर हु। देखिए हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये इसका क्या हो गया, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट जो है ना वो सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पे जो सजेस्ट वर्ब लिखी गई है, सजेस्ट वर्ब जो है इसको भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये जो वर्ब है ये सिंगुलर नहीं है, ये वर्ब क्या लिखी गई है, प्लूरल लिखी गई है। ऐसा क्यों, तो देखिए किसी भी वर्ब में जब हम एस और ईएस को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, एस और ईएस को ऐड करते हैं, तो ये जो वर्ब है वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो कोई वर्ब है और वो वर्ब अपने बेस फॉर्म में है, किस में है, बेस फॉर्म में, तो ये जो वर्ब है वो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। आ रही बात समझ में, क्लियरली, क्लियर, कोई डाउट हो गया। आ जाओ। तो देखो सब जब वर्ब के साथ एस और एस लगता है तो सिंगुलर, वर्ब के साथ अगर बेस फॉर्म में है तो प्लूरल। तो ये जो वर्ब है ना अपने बेस फॉर्म में ही है, इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, सजेस्ट लिखा है ना तो हमें सजेस्ट लिखना पड़ेगा, सजेस्ट, एस लगा दो, सिंगुलर बन गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंटीसीडेंट सिंगुलर है। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ही इज द ओनली वन ऑफ द मेंबर्स who have paid all the dues. He is the only one. क्या है, the only one। तो देखो हर एक चीज तो सही है, जब कभी भी अभी तक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, ठीक है, जो भी यहां पे एंटीसीडेंट आएगा, जो भी क्या आएगा, एंटीसीडेंट आएगा, वो जो एंटीसीडेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे वर्ब यूज करते हैं। कंफर्म, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब अगर ओनली वन आ जाए, जब अगर ओनली वन आ गया ना, तो ओनली वन आ गया तो सीधी सी बात है सिर्फ एक ही की तो बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहां पे जो वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहां पे जो हैव है उसकी जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हैव होता है, हैव जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, और जो हैज होता है बच्चे वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। आ रही बात समझ में, हैव जो है वो प्लूरल और हैज जो है वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो इसमें हु के बाद हैज लगा होगा। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है मेंबर लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। यहां पे क्या, मेंबर्स हु हैव, ये भी गलत है। मेंबर हु हैज, ये भी गलत है। मेंबर्स हु है, तो ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अगला देखिए, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्टोरीज दैट हैव। आ गया, देखिए दिस इज द वन ऑफ द, ओनली वन नहीं आया, वन ऑफ द आया है।
वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्टोरीज दैट, तो देखिए दैट हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब समस्या यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन होता कौन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होता है हु, whom, which और दैट। हु, whom, which, दैट, अरे बात समझ में, हु, whom, which, दैट ये हमारे क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। और इनका लिए सेम कॉन्सेप्ट, भैया ये क्या बना इसका, द मोस्ट रिमार्केबल स्टोरीज, ये बना एंटीसीडेंट, ये हमारा हो गया एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे, एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब आएगा। स्टोरीज जो है वो प्लूरल है, तो हैज की जगह क्या यूज कर लेंगे, हैव यूज कर लेंगे। आया ना, आसान था बस, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दैट हैव हो जाएगा ना। तो दैट हैव देखिए, दोज हैव, दैट हैव, यही वाला आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैज एवर लिव्ड। अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, देखो दैट है, दैट हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले ये प्लेयर्स आ गया, प्लेयर्स क्या हो गया, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे, वर्ब है सिंगुलर, हो जाएगा हैव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स आए हैं, प्लेयर्स प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट हैव एवर लिव्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये बी वाला, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए आज का जो हमारा 20 क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो बहुत जबरदस्त समझ में आई होगी। क्यों, क्योंकि आज जो हम कर रहे थे ना वो इंग्लिश के साथ खेल रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही अध्ययन परिवार के साथ बने रहिए। आज के लिए बाय, मिलेंगे हम लोग मंडे वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।